इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको बताते चले कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 2 का। इसमें है कि 82-30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक आम्योत्तर क्यों माना गया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भारत 68 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। 82 डिग्री 30 देशांतर जो कि भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, भारत की मात्रक आम्योत्तर माना गया है। इस देशांतर का स्थानीय समय संपूर्ण भारत के प्रत्येक स्थान का मानक समय माना जाता है। जब 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो संपूर्ण भारत का समय दोपहर के 12 बजे ही माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो इसका आंसर है कन्याकुमारी विषुवतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चूँकि यह भारत के दक्षिणोत्तर में स्थित है, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में व विषुवत रेखा के उत्तर में है, जहाँ पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। परंतु कश्मीर के संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है। इसीलिए कश्मीर व कन्याकुमारी के दिन और रात की अवधि में अंतर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 4 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर है पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्र पंडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी तट के केंद्र पर क्षेत्र दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप समूह है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आंसर है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। आंसर है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करने वाला। क्वेश्चन में ध्यान देगा, स्पर्श नहीं करते हैं हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का पहला नंबर। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी देश हैं। तो लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। क्लियर है इसका आंसर? तीसरा क्वेश्चन है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो कौन कौन है? वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? क्वेश्चन है कि हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो आंसर है कि उत्तर पश्चिमी के पड़ोसी देश पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान और उत्तर के पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर के पड़ोसी देश म्यांमार तथा बांग्लादेश है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारत की किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, उसके नाम बताइए। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य। ठीक है? अब हमारे शॉर्ट वीडियो जाके ये इसका एक ट्रिक है, बहुत अच्छा, आप वहाँ से देखकर याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में एक ही समय दर्शाती है। इसको स्पष्ट करें। ये तो बहुत लंबा होने वाला है। आइए देखते हैं। भारत मानक समय में अभिप्राय उस समय से है जो समस्त भारत में मान्य है। भारत के सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसका अभिप्राय यह है कि हर स्थान पर अपना अपना एक अलग स्थानीय समय होता है, किंतु हम इस स्थानीय समय को जो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, स्वीकार नहीं कर सकता है। कारण से इसे बहुत परेशानियों का सामना करना होगा और बुरी तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी, दुर्घटनाएं होगी और न जाने क्या क्या होगा। इसीलिए सारे देश के लिए एक सामान्य समय स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे उस देश का मानक समय कहते हैं। क्लियर है। हमारे देश भारत में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा स्वीकार किया गया है। इस विशेष स्थान के स्थानीय समय के सारे भारत का मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है। क्लियर है। इसी का आगे है कि इस विशेष स्थान से स्थानीय समय को सारे भारत का मानक समय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि यह रेखा भारत के लगभग बीच में है, इसीलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों के लिए यह ठीक पड़ती है। अतः भारतीय मानक समय का अपना विशेष महत्व है। इससे ऐसी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ को रोका जा सकता है जो भिन्न भिन्न समय अपनाने के कारण हो सकती है। भारतीय मानक समय के कारण सारे देश में समय की एकरूपता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि प्रकृति ने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है। विश्व के मानचित्र को देखते ही इसकी केंद्रीय स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है और यह एक और पूर्वी देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया आदि से आसानी से संबंध स्थापित कर सकता है। वहाँ अनेक अरब, अफ्रीकी, यूरोपियन और अमेरिकी आदि देशों से भी आसानी से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसी के तीनों ओर समुद्र हैं। विशेषकर हिंद महासागर में जो इसे केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, उसका इसे विशेष लाभ रहा है। तीनों ओर समुद्र होने के कारण भारत दोनों पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में आसानी से व्यापार कर सकता है। वहाँ नेपाल और अफगानिस्तान जैसे चारों ओर भूमि से घिरे हुए ऐसा करने से असमर्थ है। इस दृष्टि से भारत बिल्कुल असहाय नहीं है। ख स्टेप है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के पर समुद्र लगता है, इसलिए वह अपने पूर्वी तट से पूर्वी दिशा में स्थित देशों और पश्चिमी तट से स्थित पश्चिमी स्थित देशों से आसानी से व्यापार करके उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। ऐसी स्थिति को लाभ उठाते हुए उसने चारों ओर से प्राचीन और मध्यकाल में इतना धन अर्जित किया कि विश्व भर में उसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। क्लियर है। ग स्टेप है इसी का। हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण प्राचीन काल में भारतीय नरेशों ने केवल अपनी आर्थिक स्थिति ही सुदृढ़ नहीं की, वरन श्रीलंका, इंडोनेशिया के अनेक टापुओं, म्यांमार, श्याम आदि देशों में अपनी बस्तियां भी बसाई। ऐसा करने में उन्होंने अपनी बस्तियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग दिया। कई स्थान पर आज भी पुरातत्व अवशेष मिले हैं जो प्राचीन भारत महान संस्कृति की गाथा गाते हैं। घ स्टेप है पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर वाला कोई भी समुद्री जहाज हो, उसे भारत की किसी न किसी बंदरगाह से होकर अवश्य जाना पड़ता था। ऐसे में भारतीय व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिल जाता था। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का इसे अनेक प्रकार
से लाभ हुआ है। क्लियर है? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।